कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम एक पैरिश है और उसकी गर्लफ्रेंड मेरिन की एक बेरहम जुर्म के तहत जान ले ली गई और अब पूरी की पूरी दुनिया ईग के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि इस खौफनाक मर्डर का इकलौता और मुख्य संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि खुद ईग था। भले ही पुलिस ने सबूतों की कमी के कारण उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन हालत ये हो चुकी थी कि ईग जहां भी जाता रिपोर्टर्स और मीडिया वाले गिद्धों की तरह उसे घेर लेते। कैमरे उसके मुंह पर अड़ाकर चीखते, ईग, अपनी मंगेतर का मर्डर करके खुलेआम घूमने में कैसा लगता है? क्या तुम भगवान से अपनी आत्मा की भीख नहीं मांगोगे? इन सब से तंग आकर एक गुस्से में चिल्लाता है, मुझे भगवान से कोई भीख नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उस शैतान को ढूंढना है जिसने मेरी मेरिन को इतनी बेरहमी से मारा है। अपने घर के बाहर मीडिया का पहरा देखकर ईग थोड़ा सुकून ढूंढने के लिए अपने माता पिता के घर पहुंचता है, लेकिन वहां जो मिलता है वो सुकून नहीं बल्कि अपनों का ही छुपा हुआ जजमेंट था। उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई टेरी, जो कि एक म्यूजिशियन है, ईग को बचाने के लिए महंगे वकीलों की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वे खुद भी अपने ही बेटे को कातिल मान चुके हैं। ईग टूटते हुए अपने पिता से पूछता है, अगर आपको भी लगता है कि मैंने उसे मारा है तो आप मुझे बचा क्यों रहे हैं? पिता कहते हैं, क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, चाहे तुमने जो भी किया हो। इस पूरे नर्क के बीच सिर्फ एक ही इंसान था जो ईग की बेगुनाही पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। वो था उसका बचपन का सबसे पक्का दोस्त और उसका सरकारी वकील ली टॉर्न्यू। ली एक बेहद सुलझा हुआ वकील था जो ईग को जेल जाने से रोके हुए था, लेकिन आज ली जो खबर लेकर आया था वो किसी तबाही से कम नहीं थी। ली बताता है कि जिस फॉरेंसिक लैब में मेरिन की बॉडी के सैंपल्स और डीएनए रखे गए थे, कल रात वहां अचानक एक रहस्यमयी आग लग गई और सारे सबूत जलकर राख हो गए। इसका मतलब था कि अब साइंटिफिक तरीके से ईग को बेगुनाह साबित करना नामुमकिन हो चुका था। और तो और पुलिस को एक नया और गुप्त गवाह मिल गया था जिसने बयान दिया था कि मर्डर वाली रात उसने ईग को जबरदस्ती मेरिन को कार में घसीटते हुए देखा था। ईग बौखला जाता है और कहता है, ये सरासर झूठ है, पुलिस बस मुझे फंसाना चाहती है। इस भारी तनाव और दर्द से तंग आकर ईग शहर के एक पब में चला जाता है जहां उसकी बचपन की एक और दोस्त ग्लेना काम करती थी। ग्लेना बचपन से ही चुपके से ईग से बेहद प्यार करती थी, लेकिन ईग की जिंदगी में मेरिन के अलावा कभी कोई और आ ही नहीं सका था। आज जब मेरिन इस दुनिया में नहीं थी तो ग्लेना ईग के करीब आने की कोशिश करती है और उसे साथ में ड्रिंक करने का ऑफर देती है। उसी रात मेरिन के पिता डेल और शहर के कुछ लोग उस जगह इकट्ठा होते हैं जहां मेरिन की लाश मिली थी, ताकि उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। ईग दूर एक ट्री हाउस में छुपकर यह सब देख रहा होता है। वो जानता है कि अगर वो नीचे गया तो मेरिन के पिता डेल उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डेल भी अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ईग को ही मानते थे। लोगों के जाने के बाद ईग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो रोते हुए भगवान की मूर्तियों को तोड़ने लगता है। वो चीखता है कि मेरिन हर संडे चर्च जाती थी, हमेशा अपने गले में क्रॉस का लॉकेट पहनती थी, लेकिन क्या फायदा हुआ? उस भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरी मेरिन को तड़प तड़प कर अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। ग्लेना वहां पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करती है। ये इस वक्त इमोशनली इतना कमजोर और पूरी तरह टूटा हुआ था कि उसी नासमझी और दर्द के गुब्बार में वो और ग्लेना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अगली सुबह, जब ईग की आंख खुलती है और वो आईने के सामने जाता है तो उसके होश उड़ जाते। उसके माथे पर दोनों तरफ दो अजीब और नुकीले सींग उग आए थे। वो बुरी तरह डर जाता है और तुरंत भागकर कमरे में सो रही ग्लेना के पास जाता है और घबराते हुए पूछता है, ग्लेना, क्या तुम्हें मुझ में कुछ अजीब दिख रहा है? ग्लेना अपनी नींद में डूबी हुई आंखें खोलती हैं और बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहती हैं, तुम उन सींगों की बात कर रहे हो? ईग हैरान रह जाता है कि ग्लेना मेरे सिर पर सींग देखकर डर क्यों नहीं रही, पर तभी उन सींगों की अलौकिक शक्ति अपना खेल शुरू करती है। ग्लेना अचानक ईग के सामने अपने दिल के सबसे गहरे और गंदे राज उगलने लगती है। वो कहती है, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये डोनट्स खाकर इतनी मोटी और भद्दी हो जाऊं कि पूरी दुनिया मुझे कचरा समझने लगे। वैसे भी कोई भी लड़का मुझसे बिना शराब पिए संबंध नहीं बनाना चाहता। और हाँ, कल रात जब तुम मेरे साथ थे, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरिन के बारे में सोच रहे थे। ईग को समझ आता है कि ये सींग कोई वहम नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक ऐसी अजीब ताकत है जो सामने वाले इंसान के मन के छुपे हुए सबसे काले और घिनौने सच को बाहर खींच लाती है। घबराया हुआ ईग तुरंत डॉक्टर के पास भागता है ताकि वो इन सींगों को कटवा सके। वो क्लिनिक के रिसेप्शन पर बैठकर फॉर्म भरने लगता है, लेकिन वहां का नजारा और भी खौफनाक हो जाता है। वेटिंग रूम में एक छोटी बच्ची लगातार चीख रही थी और खिलौने फेंक रही थी। तभी उसकी माँ ईग के सींगों के प्रभाव में आकर अचानक कहती है, मेरा दिल करता है कि मैं इस बदतमीज बच्ची को यहीं छोड़ दूं, अपने पति को तलाक दे दूं और अपने गोल्फ ट्रेनर के साथ दोबारा संबंध बना लूं।
नर्स आकर उस महिला को डांटती है कि अपनी बच्ची को बाहर ले जाओ, और वो छोटी बच्ची इक के पास आकर फुसफुसाती है, मैं अपनी मम्मी से नफरत करती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं उन्हें सोते समय माचिस से आग लगाकर जिंदा जला दूं। ई का सिर फटने लगता है कि आखिर ये लोग अपनी ये गंदी और खौफनाक इच्छाएं मेरे सामने क्यों बयां कर रहे हैं। जब वो डॉक्टर के केबिन में जाता है तो नर्स खिड़की के पास खड़ी होकर खुद से ही बड़बड़ा रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड की कार पर गोबर पोत देगी क्योंकि वो उसे धोखा दे रहा है। डॉक्टर ईग के सींगों को चेक करता है और कहता है, हाँ सींग तो हैं, लेकिन इन्हें कटवाने के लिए तुम्हें बेहोश होना पड़ेगा। जैसे ही डॉक्टर ईग को एनेस्थीसिया देकर सुलाने लगता है, ईग की आंखें बंद होने लगती हैं और वो अतीत की यादों के एक गहरे समंदर में डूब जाता है। अतीत की यादों में जाते ही ईग को वो दिन याद आता है जब उसने मैरिन को पहली बार चर्च में देखा था। उस वक्त वे दोनों बहुत छोटे थे। चर्च में प्रार्थना के दौरान उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं और वहीं से उनके बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन गया। प्रार्थना खत्म होने के बाद जब मैरिन वहां से जाने लगी तो वो अपना क्रॉस वाला नेकलेस वहीं बेंच पर भूल गई थी। ईग को वो नेकलेस मिला और उसने उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। जब ईग ने वो नेकलेस मैरिन को लौटाया तो दोनों के बीच बातें शुरू हुईं। बातचीत में मैरिन ने बताया कि पिछले ही साल उसकी माँ की कैंसर की वजह से मौत हो गई है और इसी दर्द से उबरने के लिए वो अपने पिता डेल के साथ इस छोटे से शहर में रहने आई है। उस दिन के बाद से ईग और मैरिन का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। एक दिन जंगलों में घूमते हुए ईग को पेड़ों के बीच बना एक पुराना ट्री हाउस मिला, जिसे देखते ही मैरिन खुश हो गई। वो जगह उन दोनों का सबसे पसंदीदा कोना बन गई जहां वे दुनिया से छिपकर अकेले में वक्त बिताया करते थे। अचानक ईग की आंख खुलती है और वो होश में आता है। वो देखता है कि डॉक्टर और नर्स केबिन में अपनी ही धुन में अजीब हरकतें कर रहे हैं। ईग समझ जाता है कि यहाँ उसका इलाज नहीं होने वाला, इसलिए वो वहां से भाग निकलता है और मदद के लिए सीधा चर्च के पादरी फादर मोल्ड के पास पहुंचता है। लेकिन फादर मोल्ड जैसे ही ईग के सिर पर वो भयानक सींग देखते हैं, वे डर के मारे कांपने लगते हैं। वो ईग से दूर भागते हुए चिल्लाते हैं, तुमने उस बेगुनाह लड़की मैरिन का कत्ल किया है, इसलिए भगवान ने तुम्हें ये सजा दी है। इस नर्क से तुम्हें निकालने के लिए मेरे पास कोई प्रार्थना नहीं है, तुम चाहो तो जाकर खुद को फांसी लगा लो। पादरी से दुत्कार मिलने के बाद ईग अपने दोस्त ली के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर ईग को एक और बड़ा झटका लगता है। ली को ईग के सिर पर उगे वो सींग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ली बड़े आराम से बात कर रहा था और ईग को समझा रहा था कि तुम बहुत ज्यादा तनाव में हो, इसलिए तुम्हें ये सब वहम हो रहा है। इस बात से ईग एक बहुत बड़े नतीजे पर पहुंचता है कि ये सींग सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो दिल के बुरे और पापी हैं। जो अच्छे और सच्चे लोग हैं उन्हें ये सींग बिल्कुल नजर नहीं आते। इसके बाद ईग अपने माता पिता के घर जाता है ताकि वो अपनी माँ से बात कर सके। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है, सींगों की शक्ति के कारण उसकी माँ लिडिया के अंदर का छुपा हुआ जहर बाहर आ जाता है। वो चिढ़कर ईग से कहती है, तुम यहाँ क्यों चले आए? मैं तुम्हारे इन रोज रोज के रोने धोने और प्रॉब्लम से तंग आ चुकी हूँ। मैं अब तुम्हें अपना बेटा नहीं मानना चाहती। अपनी ही सगी माँ के मुंह से ये कड़वी बातें सुनकर ईग का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है जहां रास्ते में उसे अपने पिता डेरिक मिलते हैं। ईग को लगा था कि शायद उसके पिता उसे समझेंगे, लेकिन सींगों का असर डेरिक पर भी शुरू हो जाता है। डेरिक गुस्से में ईग के सामने बड़बड़ाने लगते हैं कि मैरिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन हिस्सा थी और तुमने उसे मार डाला, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन इसके बाद डेरिक जो सच उगलते हैं उसे सुनकर ईग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डेरिक बताते हैं कि उस फॉरेंसिक लैब में आग किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने अपने एक दोस्त के जरिए लगवाई थी ताकि मैरिन की बॉडी के सारे सबूत मिट जाएं और उनका बेटा जेल जाने से बच सके। अब ईग को समझ आ चुका था कि दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। उसे खुद अपनी इन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके मैरिन के असली कातिल को ढूंढना होगा और उससे सच उगलवाना होगा। वो तुरंत अपनी कार में बैठता है और उसी पब की तरफ निकल पड़ता है जहाँ रिपोर्टर्स की भीड़ पहले से उसका इंतजार कर रही थी। रिपोर्टर्स उसे घेर कर फिर से वही तीखे सवाल पूछने लगते हैं। तब एक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनके दिमाग को घुमा देता है और कहता है, एक काम करो, तुम सब आपस में एक दूसरे को जान से मारने तक पीटो और जो इस लड़ाई में जीतेगा उसे मैं अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा। देखते ही देखते उन पत्रकारों के अंदर का लालच और पागलपन बाहर आ जाता है और वे एक दूसरे पर जंगली जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। जब बाहर सारे रिपोर्टर्स आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे, एक चुपके से पब के अंदर घुस जाता है। उसका मकसद उस गुप्त गवाह का पता लगाना था जिसने पुलिस को झूठा बयान दिया था। पब के कस्टमर्स से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि वो गवाह कोई और नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट की वेटर वेरोनिका है जहां वो और मैरिन अक्सर जाया करते। सच जानने के बाद ईग जब वापस अपनी कार में आता है तो उसे कार की सीट पर वो सगाई की अंगूठी मिलती है जो वो मैरिन को मर्डर वाली रात देने वाला था। उस रात के बारे में सिर्फ 2 ही लोगों को पता था, ली और टेरी। जब ईग ने मैरिन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैरिन ने साफ मना कर दिया।
और कहा कि वो हमेशा के लिए लॉस एंजल्स शिफ्ट हो रही है और ईग के साथ अपना ये रिश्ता यहीं खत्म करना चाहती है। उनके बीच बहस इतनी बढ़ गई कि जब वेटर वेरोनिका उनका ऑर्डर लेने टेबल पर आई तो माहौल की गंभीरता को देखकर वो चुपचाप वहां से वापस चली गई थी। गुस्से और जलन में ईग को लगा कि मैरिन किसी और लड़के के प्यार में पड़ चुकी है, इसलिए वो उससे दूर जा रही है। मैरिन रोते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई और उसके पीछे पीछे ईग भी गुस्से में अपनी कार लेकर वहां से चला गया था। अगली सुबह जब पुलिस को मैरिन की लाश मिली तो उन्होंने ईग से आखिरी मुलाकात के बारे में पूछा और तभी से ईग इस केस का नंबर 1 सस्पेक्ट बन गया था। कहानी आगे बढ़ती है और ईग उस झूठी वेटर वेरोनिका से आमना सामना करने उसी डिनर कैफे में जाता है जहां वो मैरिन से आखिरी बार मिला था। जब वो वेरोनिका से पूछता है कि तुमने पुलिस के सामने मुझसे जुड़ी इतनी घटिया और झूठी कहानी क्यों बनाई, तो उन सींगों की जादुई ताकत से वेरोनिका बिना किसी पछतावे के अपना असली लालच उगल देती है। वो कहती है कि मुझे मीडिया की नजरों में आना था, अखबारों और टीवी की स्टार विटनेस बनना था ताकि मैं मशहूर हो जाऊं और मुझे अपना खुद का एक रियलिटी शो मिल सके। उसकी ये सनक और पागलपन देखकर एक हैरान रह जाता है कि लोग पब्लिसिटी के लिए किसी की मौत पर भी तमाशा बना सकते हैं। इसके बाद एक सीधे उस रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां उसका बड़ा भाई टेरी अपना म्यूजिक शो खत्म करके बैठा हुआ था। एक टेरी को बुलाता है और कहता है कि मुझे उस झूठी वेटर का सच पता चल गया है, अब तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और गवाही देनी होगी कि उस रात डिनर के बाद मैं अकेले ही वहां से निकला था। लेकिन तभी टेरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सींगों के बढ़ते प्रभाव में वो फूट फूट कर रोते हुए एक ऐसा भयानक सच कबूल करता है जो ईग के होश उड़ा देता है। टेरी बताता है कि उस रात रेस्टोरेंट से रोते हुए निकलने के बाद मैरिन को उसने ही अपनी कार में लिफ्ट दी थी। रास्ते में मैरिन अचानक कार रुकवाकर उतर गई और जंगल के उसी ट्री हाउस की तरफ चली गई। टेरी शराब के नशे में इतना धुत था कि वो कार में ही सो गया और जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसकी कार की सीट पर खून से सना हुआ एक भारी पत्थर पड़ा था। घबराकर जब वो जंगल के अंदर गया तो उसे मैरिन की बेजान लाश एक पेड़ के पास पड़ी मिली। पुलिस के डर से टेरी ने उस रात की सारी बातें छुपा ली और सारे सबूत मिटा दिए ताकि वो खुद इस केस में न फंस जाए। तभी वहां अचानक पुलिस आ धमकती है और ईग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगली ही सुबह ईग का वकील दोस्त ली अपनी पूरी ताकत लगाकर ईग को जमानत पर बाहर निकलवा लेता है। बाहर आकर जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तो ईग की नजर अचानक ली के गले पर पड़ती है जहां ली ने मैरिन का वही पुराना क्रॉस वाला नेकलेस पहन रखा था। ईग के पूछने पर ली झूठ बोलने की कोशिश करता है कि यह उसका अपना नेकलेस है, लेकिन जब ईग उस पर दबाव बनाता है तो ली कहता है कि ये नेकलेस उसे खुद मैरिन ने तोहफे में दिया था। इसी पल ईग को समझ आता है कि मैरिन जिस लड़के के प्यार में पड़ने की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे पक्का दोस्त ली ही था। इस गहरे धोखे और बदले की आग में जलता हुआ ईग सीधे अपने ससुर डेल विलियम्स के घर पहुंचता है। वो डेल से पूछता है कि क्या मैरिन ने कभी किसी और लड़के के बारे में आपसे कुछ कहा था, लेकिन डेल गुस्से से पागल होकर ईग को अपने घर से बाहर निकलने का हुक्म दे देता है क्योंकि बाकी शहर की तरह वो भी ईग को ही अपनी बेटी का कातिल समझता था। मगर डेल दिल का इतना साफ और सच्चा इंसान था कि उसे ईग के सिर पर उगे वो भयानक सींग दिखाई ही नहीं देते। हर तरफ से हारा हुआ ईग रात के अंधेरे में एक सुनसान टूटी हुई बिल्डिंग में जाकर छिप जाता है। वो गुस्से और बेबसी में अपना सिर कंक्रीट की दीवार पर मारने लगता है ताकि वो इन सींगों को अपने शरीर से अलग कर सके। तभी सन्नाटे को चीरती हुई अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और एक देखता है कि उस खंडहर में मौजूद सैकड़ों खतरनाक सांप धीरे धीरे रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ईग खुद को बचाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है, लेकिन वो सांप उसे काटने के बजाय उसके शरीर पर लिपटने लगते हैं और एक बड़ा सांप उसके गले में किसी पालतू जानवर की तरह बैठ जाता है। ईग को समझ आ जाता है कि अब वो कोई आम इंसान नहीं रहा और उसके अंदर उन सभी लोगों से बदला लेने की शैतानी ताकत आ चुकी है जिन्होंने उसकी जिंदगी नर्क बनाई थी। ईग का पहला निशाना बनती है वो झूठी वेटर वेरोनिका। अगली सुबह जब वो अपनी दुकान बंद करके कार में बैठती है तो उसे एहसास ही नहीं होता कि उसकी पूरी कार सांपों से भरी पड़ी है। सांप एक साथ वेरोनिका पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह काटने लगते हैं। वो चीखती हुई कार से बाहर गिरती है जहां ईग सांपों के बीच खड़ा होकर उसे बताता है कि ये उसकी झूठी गवाही की सजा है। इसके बाद ईग अपने भाई टेरी के घर पहुंचता है जहां टेरी मैरिन की मौत के गम में ड्रग्स के नशे में डूबा हुआ था। ईग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके टेरी को मजबूर करता है कि वो टेबल पर रखी सारी नशीली दवाइयां एक साथ खा जाए। ईग का मकसद टेरी को जान से मारना नहीं बल्कि उसे एक गहरे कोमा में भेजकर उस तड़प और खौफ का एहसास कराना था जिससे मैरिन अपनी आखिरी रातों में गुजरी थी। नशे के ओवरडोज से टेरी को डरावने वहम होने लगते हैं और वो अपने ही कमरों में चीखने चिल्लाने लगता है। अब ईग का आखिरी और सबसे बड़ा सामना होने वाला था
मैरिन के असली गुनहगार से। वो सीधा ली के पास पहुंचता है और पूछता है कि तुम्हारा और मैरिन का अफेयर कब से चल रहा था। ली बताता है कि वे दोनों कुछ महीनों से साथ थे और मैरिन के मरने के बाद भी वो सिर्फ ईग की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि ईग बेगुनाह है। ली की ये बातें सुनकर ईग का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और उसे लगता है कि ली शायद सच में एक अच्छा दोस्त है और उसने मैरिन को नहीं मारा। ईग वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो ली के गले से झटके से मैरिन का वो क्रॉस वाला नेकलेस खींच कर निकाल लेता है। जैसे ही वो नेकलेस ली के गले से हटता है, अचानक ली की आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है और उसे पहली बार ईग के सिर पर उगे वो भयानक सींग दिखाई देने लगते हैं। ईग को भी समझ आता है कि मैरिन का वो पवित्र क्रॉस ही था जो अब तक ली को इन सींगों के प्रभाव और सच उगलने की शक्ति से बचाए हुए था। अब जबकि ली बिना किसी सुरक्षा के ईग के सामने खड़ा था, ईग अपनी शक्तियों से ली की गर्दन दबोच लेता है और सीधे उसके दिमाग में घुसकर मर्डर वाली उस खौफनाक रात की असली यादों को देखना शुरू करता है। ली के दिमाग की यादों में जाते ही ईग अपनी आंखों से उस रात का खौफनाक सच देखता है। मर्डर से कुछ घंटे पहले मैरिन ने ली को मिलने के लिए बुलाया था और कहा था कि वो ईग से कभी शादी नहीं कर सकती, इसलिए वो चाहती है कि जब वो ईग से रिश्ता तोड़े तो ली कैफे में मौजूद रहकर उसका साथ। लेकिन जब ली ने मर्डर वाली रात मैरिन को टेरी की कार से उतरकर जंगल की तरफ जाते देखा तो वो उसके पीछे पीछे ट्री हाउस तक पहुंच गई। ली को लगा था कि मैरिन ने ईग से इसलिए ब्रेकअप किया है क्योंकि वो ली से प्यार करती है, लेकिन जब उसने मैरिन को जबरदस्ती चूमने और छूने की कोशिश की तो मैरिन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। मैरिन ने रोते हुए चीख कर कहा कि वो ईग से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है और ली के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है। इस कड़वे सच को सुनकर सालों से एक तरफा प्यार में पागल ली का दिमाग घूम गया और जलन की आग में उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर मैरिन के चेहरे पर दे मारा। मैरिन तड़पने लगी, पर ली ने उस पर तब तक वार किए जब तक उसकी सांसें रुक नहीं गईं। इसके बाद उसने मैरिन का क्रॉस वाला नेकलेस चुरा लिया और जानबूझकर खून से सना वो पत्थर टेरी की कार की सीट पर छोड़ दिया ताकि पुलिस टेरी को ही कातिल समझे। मर्डर करने के बाद ली ने ईग को कार में डालकर पेट्रोल छिड़का और उसमें आग लगा दी ताकि दुनिया को लगे कि ईग ने अपनी मंगेतर के मर्डर के पछतावे में सुसाइड कर लिया है। तभी वहां एरिक और टेरी पुलिस की गन लेकर पहुंच जाते हैं। एरिक को समझ आ चुका था कि ली ने ईग के सुसाइड की झूठी कहानी बनाई थी, इसलिए असली कातिल वही है। लेकिन चालाक ली हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी मीठी बातों से एरिक का ध्यान भटकाता है और एक ही झटके में उसके हाथों से राइफल छीनकर सीधे टेरी पर गोली दाग देता है। जब एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है तो ली बिना सोचे समझे एरिक के सिर में भी गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। अपने भाई टेरी की जान खतरे में देखकर ईग का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने गले से मैरिन का वो पवित्र क्रॉस उतार कर फेंक देता है और जैसे ही वो क्रॉस हटता है, ईग का रूप पूरी तरह बदलकर एक खौफनाक दानव जैसा हो जाता है और उसकी पीठ पर दो विशाल पंख निकल आते हैं। ली डर के मारे उस शैतान पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोलियां खत्म होने के बाद भी ईग पर कोई असर नहीं होता। ईग उड़कर ली पर झपटता है, लेकिन ली अपनी राइफल के कुंदे से ईग के घुटने पर वार करता है और पास पड़े एक नुकीले त्रिशूल ट्राइडेंट को उठाकर सीधे ईग के पेट के पार कर देता है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद ईग अपनी बची कुची आखिरी ताकत इकट्ठा करता है और अपने सिर के नुकीले सींग को सीधे ली के सीने में घोंप देता है। ली तड़प कर दूर गिरता है, जहां खंडहर के वही सैकड़ों सांप ली के शरीर पर टूट पड़ते हैं। एक जहरीला सांप ली के मुंह के अंदर घुसकर उसके सारे अंगों को अंदर से पूरी तरह तबाह कर देता है और इस तरह मैरिन के कातिल का एक दर्दनाक अंत होता है। बदला पूरा होने के बाद ईग के घावों से बहुत ज्यादा खून बह चुका था और उसका शरीर अब धीरे धीरे राख में बदलने लगा था। कोमा से जागा टेरी दर्द से कराहते हुए ईग के पास पहुंचता है और उसका हाथ थाम लेता है। एक शांत आवाज में टेरी से कहता है कि अब मैरिन का इंसाफ हो चुका है और मेरे जाने का वक्त आ गया है। देखते ही देखते ईग का वो शैतानी शरीर पूरी तरह शांत होकर हवा में विलीन हो जाता। कहानी के बिल्कुल आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईग की आत्मा अब इस नर्क जैसी दुनिया से आजाद होकर सीधे स्वर्ग पहुंच चुकी है। इसी खूबसूरत और भावुक पल के साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।